काकड़ की वारदात पकड़ी गई है और आज जो एक बड़ा इकदाम हुआ है उससे आइंदा का मंजरनामा भी क्लियर हो रहा है। देखें, ये हुकूमत जो नई आई है, जो मुसल्लत की गई है, आई तो नहीं है, लाई गई है। इस हुकूमत के आते साथ ही मंजरनामा वैसे तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ ने अब तहरीक इंसाफ उस तरफ जा रही है जिस तरफ तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ कह रही है कि अब हम इस हुकूमत के साथ भरपूर लड़ाई लड़ेंगे, मज़ामत करेंगे और जितनी भी हमें रेजिस्टेंस दिखानी पड़ी दिखाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर आराम से बैठी रही तो तहरीक इंसाफ की एक भी सीट नहीं रहेगी, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा, ये पूरा निजाम, अदालतें, इलेक्शन कमीशन सब एक पेज पर हैं और एक के बाद एक सीट तहरीक इंसाफ की कम हो रही है। बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त गुफ्तगू की असद कैसर साहब ने, लेकिन तहरीक इंसाफ को बातों की बजाय अमली इकदाम करके दिखाने होंगे। अगर अमली इकदाम नहीं करेंगे तो एक के बाद एक सीट तहरीक इंसाफ से जाती रहेगी और बड़ी इंकरेज हो रही है, इलेक्शन कमीशन इंकरेज हो रहा है। बल्कि यह भी मैं आपको बता दूं कि नून लीग के जो लोग 15-15, 20-20 हजार वोटों से हारे हुए हैं, वो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और उनके भी ओके हो रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा 4-5 दिन रुक जाए, आपको जितवा देंगे, आपको भी जितवा देंगे, आपको भी जितवा देंगे। तो तहरीक इंसाफ ने अगर तहरीक इंसाफ ने मज़ामत ना की, अगर तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द-ए-अमल ना दिया तो तहरीक इंसाफ की सीटें एक के बाद एक जाती रहेंगी और तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी नहीं बचेगा, असेंबली में किसी जोगे नहीं रहेंगे। तो लिहाजा इम्तिहान है तहरीक इंसाफ का कि बातें नहीं, काम करके दिखाना होगा, मज़ामत करके दिखानी होगी और इस हुकूमत को टफ टाइम देना होगा। 4-5 दिन इस हुकूमत को मिले हैं और इन्होंने एक सीट, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई, गुजरांवाला से ले ली है। 3 सीटें कंफर्म जा चुकी हैं तहरीक इंसाफ की, मजीद वो 3 सीटें चली जाएंगी। एक हफ्ता 10 दिन है, 10 दिन में वो 3 सीटें चली जाएंगी। इस तरह से 4 सीटें ये हो जाएंगी एमएनए की और बाकी सूबाई का तो हिसाब किताब भी कोई नहीं है। यहां पे अभी भी दुकानें खुली हुई हैं, पैसा लेके और पहुंची हुई हैं पार्टियां, कोई किधर पैसे दे रहा है, कोई किधर पैसे दे रहा है और पैसे भी चल रहा है और सीटें जाएंगी तहरीक इंसाफ की, बहुत सी जाएंगी एमपीएस की और एमएनए की तो कंफर्म 224 की फिगर मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं कि वो बरकरार रखी जाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी की। दूसरा जरा बात करते हैं, देखें ये हुकूमत सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई मुआशी मसाइल लेके आ रही है, नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर और ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान में खत्म हो गई हैं। जैसे तहरीक इंसाफ जब एमडब्ल्यूएम में जा रही थी तो उन्होंने फिरका वाराना फसादात को भड़काने की कोशिश की, ये पीएमएलएन और इंसारों ने और इनके जो भी इनके साथ है लोग, इन्होंने। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया, देखें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो मुआशी निसार है उसमें एक बड़ा हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। 25-30 अरब डॉलर सालाना ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान जो है वो 1.5-2 अरब डॉलर लेना हो एक साल में आईएमएफ से, तो हम नाक से लकीरें लगाते हैं और लकीरें खींचते हैं। आईएमएफ हमें हमारी तजलील भी करता है, हमें जलील भी करता है, अवाम के ऊपर टैक्सेस भी लगवाता है और जलील करके, ख्वार करके हमें पैसा देता है और दूसरी तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी अपना मुल्क समझ के पैसा भेजते हैं। लेकिन इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कैंपेन चलाई, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की तज़यीक की, तौहीन की, उनको गालियां दी, फिर यहां तक किया कि उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया, उनके नाम, उनकी तस्वीरें वायरल की और कहा कि इनको हम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करेंगे। उनकी फैमिलीज को यहां पे तंग किया गया। फिर यहां तक इन्होंने किया ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कि तुम्हारा पाकिस्तानी बैंकों में जो पड़ा हुआ पैसा है वो भी हम जब्त कर लेंगे, उससे एक अनसर्टेनिटी आई। तो ये इन्होंने किया शरीफ खानदान ने और इन्होंने मकरूह किरदार अदा किया। पाकिस्तान के जो लोग, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं, जो अपना पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, उनके साथ इन्होंने ये किया। फिर केपीके जो इमरान खान के साथ खड़ा है और खड़ा तो पंजाब भी है, खड़ा तो इमरान खान के साथ सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है, लेकिन वो जो जुर्रत है, वो जो बहादुरी है, जिस तरह से केपीके खड़ा है उस तरह से कोई सूबा नहीं खड़ा। पंजाब के लोग वोट तो डालते हैं लेकिन मजामत के लिए बाहर नहीं निकलते, केपीके वाले वोट भी डालते हैं, उस पर पैरा भी देते हैं, मजामत के लिए भी निकलते हैं और कोई ताकत पाकिस्तान की उनको नहीं झुका सकी केपीके वालों को। अच्छा, फिर नवाज शरीफ ने केपीके वालों को बेवकूफ कह दिया, पख्तूनों के खिलाफ, पठानों के खिलाफ इन्होंने अपने उनके ऊपर साफी छोड़ दिए, अपनी सोशल मीडिया टीमें उनके ऊपर छोड़ दी, तो उनके अंदर एक नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन केपीके के लोग बाशऊर लोग हैं और केपीके के लोगों को पता है कि पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग एक हैं, एक जिस्म की तरह हैं, एक जान है। ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो मुसल्लत किए गए हैं, जिनको पाकिस्तान का कब्जा दिया गया है वक्ती तौर पर और ये कब्जा बागजार होगा इंशाल्लाह, तो वो जो बातें पख्तूनों के खिलाफ कर रहे हैं, पश्तूनों के खिलाफ कर रहे हैं, केपीके के खिलाफ कर रहे हैं, वो उन चंद एक लोगों का मौकफ तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। हम जैसे पंजाब के लोगों से मोहब्बत करते हैं उसी तरह से केपीके वालों, बल्कि केपीके वालों से तो ज्यादा एहतराम करते हैं, ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ज्यादा उनसे अकीदत है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मज़ामत की नई मिसालें कायम की हैं। फिर इसी तरह से इन्होंने मारन के खिलाफ और बलूचिस्तान वालों के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब ये फलाने एजेंडे पे आए, फलाने एजेंडे पे आए। फिर इन्होंने
جو ہے دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی, کے پی کے اور پنجاب کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی, پنجاب اور بلوچستان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ پنجاب کے چند خاندان ہیں اس وقت اور ان کو حمایت حاصل ہے یہ زرداری صاحب کی بھی اور یہ جو ادھر چند خاندان ہیں ان کی بھی. اچھا اب آ جائیں کہ انہوں نے ایک نئی واردات ڈالی جس میں انولا کاکڑ بھی شامل تھا اور شہباز شریف بھی شامل تھا, لیکن وہ واردات پکڑی گئی ہے اور پہلا سرنڈر کرنا پڑا ہے شہباز شریف کو. دیکھیں ایسا ایک اتھارٹی ہے پاکستان کے اندر, بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایم بی سومرو صاحب جو ہیں بہت زبردست صحافی ہیں, پارلیمنٹ کو کور کرنے والے, سینئر ترین ایک یا دو نام اور لائق درجنوں صحافی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ایم بی سومرو صاحب کے. بلکہ ایم بی سومرو صاحب کیونکہ ہم بول میں اکٹھے رہے ہیں اور میں دیکھتا تھا کہ ایم بی سومرو صاحب کو بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز, بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جو ہے ان کو کال کرتے تھے, ان سے چیزیں سمجھتے تھے, پوچھتے تھے, ان سے مشاورت کرتے تھے. یہ لیول ہے ایم بی سومرو صاحب کا. ایم بی سومرو صاحب یہ سٹوری سب سے پہلے نکال کے لائے. معاملہ یہ ہوا کہ جنوری فروری میں ایک آرڈیننس جاری کیا نگران حکومت نے, انولا کاکڑ وغیرہ نے, اور اس آرڈیننس میں انہوں نے ارسا کی جو کمپوزیشن ہے اس کے پروسیس کو چینج کر دیا. اچھا ارسا جو ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں پاکستان بننے سے لے کے پاکستان بننے کے بعد 44 سال تک تنازع رہا پانی کی تقسیم کے اوپر صوبوں کے درمیان, اور 1991 میں ایک اتھارٹی بنی اور اس اتھارٹی میں یہ ہوا کہ چاروں صوبوں کا ایک ایک ممبر ہوگا, ایک جو ہے وہ وفاق کا ممبر ہوگا, اور یہ روٹیٹ ہوتا رہے گا. ہر سال ایک صوبے کے پاس ارسا کی جو ہے وہ جو چیئرمین ہوگا ارسا کا وہ ہوگا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ یہ انولا کاکڑ نے ایک آرڈیننس جاری کروایا اور اس کو خفیہ رکھا گیا, کوئی اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ارسا کی انہوں نے چینجنگ اب یہ کیا ہے کہ جناب اب ایک جو اختیار ہے ارسا کے ہیڈ کا وہ دے دیا گیا ہے وفاقی حکومت کو, یعنی شہباز شریف کو, وزیر اعظم کو, کہ وزیر اعظم جو ہے وہ 21 یا 22 گریڈ کے حاضر سروس بیوروکریٹ کو بھی لگا سکتا ہے ارسا کا ہیڈ, اور وزیر اعظم چاہے تو ریٹائرڈ بھی ارسا کا کوئی بیوروکریٹ ہیڈ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ اب جو صوبے کا وہ جو پہلے ہیڈ ہوتا تھا وہ ڈپٹی چیئرمین ہوگا, اور ساتھ ایک ٹیکنیکل ٹیم بھی جو چیئرمین ہوگا وہ رکھ سکے گا. یہ سارے انہوں نے واردات ڈالی. اب یہ اتنی خطرناک واردات ہے کہ پہلے ہی پانی کے اوپر بڑے تنازعات رہے, اور بلکہ ایم بی سومرو صاحب نے جو پوائنٹس بتائے وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ خود مختار ادارہ تھا, یہ انڈیپینڈنٹ تھا, حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس کے اوپر, ارسا کے اوپر. اور ساتھ ہی جو ارسا ایکٹ ہے اس کے بعد ہر صوبے کے ممبر نے ارسا کا چیئرمین بننا تھا اور یہ روٹیٹ ہونا تھا, یہ اسکیم تھی. اور آرڈیننس جو جاری کیا گیا اس میں اختیار جو ہے وہ وفاقی حکومت کو دے دیا گیا, وزیر اعظم کو دے دیا گیا. اور ساتھ ہی اس میں ایک اور بھی چیز ایم بی سومرو صاحب نے بڑی عام بتائی کہ اس میں چینجنگ وفاقی کابینہ بھی نہیں کر سکتی, اس کے لیے سی سی آئی سے منظوری لینی پڑتی. وفاقی کابینہ کے پاس بھی اس میں ترمیم یا تبدیلی کا اختیار نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا اور اس طرح سے انہوں نے آرڈیننس جاری کیا اور یہ سارا چینج کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ شہباز شریف صاحب نے 12 مارچ کو ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کو ظفر محمود صاحب کو چیئرمین ارسا لگا دیا, اور یہ چیئرمین صاحب نے لگایا گیا ظفر محمود صاحب کو. یہ کالا باغ ڈیم پہ بہت سے آرٹیکل دیکھ چکے ہیں اور کالا باغ ڈیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیگر صوبوں میں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. اور شہباز شریف جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اس کی حساسیت کا پتہ نہیں تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے, کیونکہ شہباز شریف خود 12 سال تک جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں. اس وقت پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کے اوپر بہت تنازعات تھے. تو یہ جب ہوا اور ایم بی سومرو صاحب یہ خبر باہر لے کے آئے تو یہ ایک بم شیل تھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے سندھی چینل جو ہیں ان کے اوپر ٹرانسمیشن شروع ہو گئی, اس کے اوپر بہت سخت پروگرامز ہونے لگ گئے اور بڑی ایک دم ایک پوری تحریک کھڑی ہو گئی. پھر شہباز شریف سے پھر پیپلز پارٹی کو بولنا پڑا. ویسے پیپلز پارٹی نہیں بولنا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کے مفاد کو نہیں دیکھ رہی, کوئی ان کا سندھ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ سندھ کے نام پہ صرف وہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں, خود کھاتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. سندھ کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات, اپنے مفاد کے لیے, اپنی کرپشن اور لوٹ مار کرنے کے لیے. کیوں؟ پانی اگر کم بھی ہوتا سندھ کا تو کیا ہونا تھا, ان کی زمینوں کو تو ملتا رہتا. زرداری صاحب اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں, مسئلہ ہونا تھا عام کسان کو, عام سندھ کے کسان کو, چھوٹے کسان کو نقصان ہونا تھا. تو وہاں جب دباؤ پڑا پھر انہوں نے تقریریں کی ہیں, پھر انہوں نے ریئیکشن دیا ہے. پہلے یہ خاموش رہے مکمل, تبھی یہ اندر سے ایک ہوں گے. کیوں؟ یہ صرف ان کا آپس میں اتفاق ہے کہ پنجاب میں کھاؤں گا, سندھ تم کھاؤ گے, بلوچستان مل کے کھائیں گے, یہ ان کا ہے بس. اور ان کا کوئی پاکستان یا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب انہوں نے رولا ڈالا تو شہباز شریف صاحب نے سرنڈر کیا.
शहबाज शरीफ ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, लेकिन ये इस निजाम की एक झलक है कि आगे मामलात कैसे चलेंगे कि एक फैसला शहबाज शरीफ करेगा, वो भी गलत फैसला करेगा, बदनीयती पर मबनी फैसला करेगा, फिर पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, पीपल्स पार्टी थ्रेट करेगी, वो फैसला वापस होगा, हर सीट पे, हर ओहदे पे, हर फैसले पे, हर मामले पे यही होगा, ये चलेगी हमारी हुकूमत, ये होगा हमारा निजाम, ऐसे चलेगा पाकिस्तान, ऐसे आगे जाएगा पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता, पाकिस्तान पीछे ही जाएगा, पाकिस्तान खुदा न खास्ता नीचे ही जाएगा। क्यों? जिन लोगों ने, जो लोग अवाम के वोट से आए नहीं है, उनका अवाम से क्या लेना देना, जो आए किसी और तरह से हैं, उनको क्या फिक्र अवाम के साथ, अवाम के क्या करना है क्या नहीं करना, अवाम को कोई फायदा देना नहीं देना। तो ये है जनाब सूरत हाल कि शहबाज शरीफ साहब का पहला फैसला ही मुतनाज़ हो गया, पहली तकर्री जो उन्होंने किया वो मुतनाज़ हो गई है, वो उनको सरेंडर करना पड़ा है, फैसला वापस लेना पड़ा है, और इनको इदराक नहीं है कि ये नफरतें पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान, पंजाब और केपी के दरमियान, पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान, पंजाब और सिंध के दरमियान, ये नफरतें पैदा, ये आग मुल्क में लगाना चाहते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। क्यों? सिंध के लोग भी ये बात जानते हैं कि पंजाब और सिंध वाले उनका आपस में भाई हैं और बिल्कुल एक साथ हमारे दिल धड़कते हैं, केपी के वालों का भी यही मामला है। तो ये, लेकिन इनकी आप देख लें कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में लसानी बुनियादों पर भी कुछ मसाइल खड़े हों, मसले की बुनियादों पर भी मामला खड़े हों, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये है जनाब मामला। अब आप देख लें इस तरह से पाकिस्तान के अंदर चीजें होंगी, इस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। कोई फैसला ये खुद नहीं कर सकते, कोई फैसला ये अकेले नहीं कर सकते, और पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल भी है नहीं भी है, वजारतें नहीं ली, बाकी हर ओहदा उनकी मर्जी से जाएगा, हर तकरीर उनकी मर्जी से होगी। ओहदे भी उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, यानी डिप्टी स्पीकर का हो या उधर अब चेयरमैन सेनेट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। सेनेट वैसे तो इस वक्त फंक्शनल नहीं है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि सेनेट फंक्शनल नहीं है, और ये नए नए काम पाकिस्तान में हो रहे हैं। क्यों? पूरा निजाम एक पेज पे है, बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला किया है, और जो अनवरुल्लाह काका 2 जिनको कहा है उन्होंने नुसरत जावेद साहब ने कि शहबाज शरीफ अनवरुल्लाह काका 2 हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ये अनवरुल्लाह काका 2 हैं। उधर मरियम नवाज साहिबा को फैसल वार्डन ने कहा कि उस्मान बुज़दार 2 हैं, लेकिन मैंने तो कहा उस्मान बुज़दार लाख बुरा था, लेकिन सरकारी पैसे पे कम से कम वो टिकटॉक वीडियोस नहीं बनाया करता था। तो ये अगले निजाम की एक झलक है कि ऐसे ही मुतनाज़ चीजें होंगी, बदनीयती पे मबनी, और फिर उनको रिवर्ट किया जाएगा, उनको वापस लिया जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी, ये चीजें ये करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासुर। अल्लाह हाफिज़।